Good morning student. Welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कोरोना वायरस के चलती महाबीमारी से सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे एवं सोशल डिस्टेंसिंग आपने सुचारू रूप से बना रखी होगी। इसके अलावा आज हम जो विषय शुरू करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2, जो पहले हम आधा हिस्सा पार्ट 1 में कर चुके हैं पिछली वीडियो में। इससे आगे बढ़ते हुए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब से आगे सीखेंगे, क्योंकि पिछले पीरियड में हमने वर्ब को डिस्कस किया था। तो वर्ब की आपको मैंने बताया था, ए वर्ड विच शोज सम एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। एक शब्द जो हमें ये बताता है कि कोई कार्य घटित हो रहा है उसे वर्ब बोला जाता है। वर्ब के बाद जो आज का विषय हमारा दूसरा आता है जिसको एडवर्ब बोला जाता है। एडवर्ब बोला जाता है। नाउ एडवर्ब या हिंदी में जिसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं, जिसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण, विशेषण का मतलब जो हमें किसी चीज की विशेषता बताए अथवा वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहलाते हैं। हिंदी में अगर आप इसे समझें तो राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है। इस वाक्य में अगर आप ध्यान दें तो दौड़ता जो है वो क्रिया है, लेकिन इस क्रिया की जो विशेषता है वो तेज है। अर्थात तेज क्या हुआ, तेज जो है वो आपकी एडवर्ब है या क्रिया विशेषण कहलाएगी। एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब मींस ऐड मतलब जोड़ना। वर्ब क्रिया में जो विशेषता जोड़े वो वर्ड या वो शब्द एडवर्ब कहलाता है। जैसे इसी एग्जांपल को लें, राम रन्स फास्ट। राम रन्स फास्ट, इट मींस फास्ट इज द स्पेशलिटी ऑफ वर्ब। तेज जो है विशेषता है किसकी, राम की क्रिया की, जिसके कारण फास्ट जो है वो एडवर्ब कहलाता है। यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में आप अंतर समझें। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो शब्द तो कहलाएगा एडजेक्टिव, लेकिन जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव न कहलाते हुए एडवर्ब कहलाएगा। इससे आगे बढ़ते हुए एडवर्ब के बाद जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है जिसको प्रीपोजिशन बोला जाता है। प्रीपोजिशन बोला जाता है। प्रीपोजिशन को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जिससे आपको स्पष्ट रूप में पहले समझाऊंगा, फिर इसकी परिभाषा की बात करेंगे। जैसे एप्पल इज ऑन टेबल। यहां पे आपको मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं कि प्रीपोजिशंस क्या होती हैं। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो हमें पोजीशन बताते हैं। प्रीपोजिशन, प्री मतलब जो अवस्था, जो स्थिति है किसकी, नाउन की या प्रनाउन की। अर्थात स्वरनाम या संज्ञा की जो हमें स्थिति बताता है वे शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे एप्पल इज ऑन द टेबल। आप अगर इस वाक्य पे ध्यान दो कि आपकी इसमें दो नाउन हैं। इस वाक्य में आपके नाउन दो हैं। दो नाउन कौन से हुए, एप्पल और टेबल, लेकिन इसमें एक प्राइमरी नाउन है और दूसरा सेकेंडरी नाउन है। आप एक ध्यान दीजिए, एप्पल इज ऑन टेबल, ना कि टेबल इज ऑन एप्पल। मींस इसमें सेकेंडरी चीज कौन सी हुई, आपकी एप्पल की। एप्पल के बारे में बताया गया है और उसकी पोजीशन हमें बताई गई है
कि एप्पल कहां पर है, टेबल के ऊपर है। और ये चीज किसके द्वारा स्पष्ट हो रही है, प्रीपोजिशन ऑन के द्वारा। तो ये वो शब्द होते हैं प्रीपोजिशंस जो हमें अवस्था बताते हैं किसकी, संज्ञा की या स्वर नाम की। इसके बाद में प्रीपोजिशन से आगे चलते हुए जो हमारा टॉपिक आता है जिसको कंजंक्शन बोला जाता है। कंजंक्शन बोला जाता है। कंजंक्शन के लिए आपको एक चीज और समझनी होगी, इनको लिंकर वर्ड्स भी बोला जाता है। लिंक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। लिंक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अर्थात कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो शब्दों को अथवा वाक्यों को जोड़ने में मदद करते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा है, सीता स्कूल जा रही है। इस वाक्य में आपके सामने दो वाक्य हैं, सॉरी इसमें आप देखेंगे उदाहरण में दो वाक्य हैं। अगर हम चाहें तो इन दो वाक्यों को एक वाक्य बना सकते हैं। किसका प्रयोग करते हुए, कंजंक्शन या लिंकर वर्ड्स का प्रयोग करते हुए, जिसको हम पहले हिंदी में समझेंगे फिर इंग्लिश में समझेंगे। जैसे राम, अब इस वाक्य को दोबारा लिखने की बजाय हम एक कंजंक्शन वर्ड दे देंगे और राम, और दूसरा आपका आ जाएगा नाउन, क्या, सीता। अब राम और सीता ये जो है प्लूरल हो गए, क्योंकि राम इसमें सिंगुलर था, सीता इसमें सिंगुलर थी। लेकिन जब हमने इन दोनों को संयुक्त वाक्य बनाया, जो आपका अगला टॉपिक आएगा वाक्य के प्रकार या काइंड ऑफ सेंटेंस, जिसको हम डिटेल में बताएंगे या समझेंगे। लेकिन इस वाक्य में हमें क्या जानना जरूरी है कि राम और सीता कंजंक्शन के द्वारा हमने इन दो वाक्यों को एक वाक्य बना दिया। राम और सीता स्कूल जा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये कंजंक्शन किसके लिए प्रयोग हो रहा है, वाक्यों को जोड़ने के लिए। वैसे ही अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ें, समझेंगे तो क्या बनेगा, राम एंड सीता। राम एंड सीता, अब ये प्लूरल हो गया तो प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी आर, जो टेंस में आप आगे पढ़ेंगे। गो वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म हुई, कॉन्टिन्यूस था रहे हैं, जिसके लिए आपने आईएनजी को लगाया। राम एंड सीता गोइंग। अब ये स्कूल क्या है, पीछे हमने पढ़ा कि जो हमें अवस्था बताते हैं, पोजीशन बताते हैं किसकी, नाउन या प्रोनाउन की, वे शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो यहाँ पे राम और सीता की हमें पोजीशन बताई जा रही है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आर गोइंग, वो जा रहे हैं, किसी ना किसी स्थान पे तो जा रहे हैं। और जब स्थान का उल्लेख किया जाता है या दो व्यक्तियों का उल्लेख किया जाता है तो उसके लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इट मींस राम एंड सीता आर गोइंग टू स्कूल। राम एंड सीता आर गोइंग टू स्कूल। तो ये जो एंड था ये कंजंक्शन या लिंकर वर्ड कहलाया, जिसके कारण आपने दो वाक्यों को आपस में जोड़ा। राम इज गोइंग टू स्कूल और सीता इज गोइंग टू स्कूल, लेकिन आपने दोनों को कंबाइन कर दिया कंजंक्शन एंड के द्वारा। तो इस तरह से कंजंक्शन का टॉपिक आपका समाप्त हो जाता है। लास्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे अंतिम आता है, जिसको इंटरजेक्शन बोला जाता है। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वे शब्द होते हैं जिसमें तुरंत के भावों को प्रकट किया जाता है। तुरंत के भाव कैसे होते हैं? मान लीजिए आपको किसी ने थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारने के बाद आप किसी से पूछेंगे नहीं कि रोना है या हंसना है। दैट विल बी योर सडन एक्सप्रेशंस। तो इंटरजेक्शन वे शब्द होते हैं जिनमें
तुरंत के भावों को प्रकट किया जाता है। वे भाव आपके हो सकते हैं किसके? खुशी के, दुख के, हैरानी के, दर्द इत्यादि के, बहादुरी इत्यादि के। यानी कि सडन एक्सप्रेशंस, तुरंत के भावों को जब प्रकट किया जाता है तो उनको इंटरजेक्शन शब्द बोला जाता है। जैसे हैप्पीनेस हो सकती है आपकी, हैप्पीनेस, सोरो, सरप्राइजेस, ब्रेवरी, एक्सेट्रा। सरप्राइजेस, ब्रेवरी, एक्सेट्रा, ये सब भाव हो सकते हैं आपके तुरंत के, जिनको इंटरजेक्शन वर्ड्स बोला जाता है। आपको एक चीज और बता दूं, इंटरजेक्शन वर्ड्स के साथ हमेशा एक सिंबल का प्रयोग किया जाता है जिसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोला जाता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोला जाता है, या हिंदी में जिसको विस्मय आदि बोधक चिन्ह बोला जाता है। तो यहां पे आगे आपके जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। कोई त्रुटि या कमी रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।